Hi everyone, welcome to Prep Sauce. Today I will discuss about the Indian political system. प्रीवियस लेक्चर में हम बातें कर रहे थे पार्लियामेंट के बारे में। पार्लियामेंट के चैप्टर में हमने कवर किया था बिल्स को, ठीक है ना। 3 टाइप ऑफ बिल्स होते हैं आपके, जो मैंने बताया था। उसमें मैंने लास्टली पढ़ाया था आपको फाइनेंस बिल, ठीक है ना। फाइनेंस बिल जो डिफाइन होता है आर्टिकल के कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 117 के द्वारा, यानी आर्टिकल 117 फाइनेंस बिल को डिफाइन करता है। अब हम इसमें चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। पार्लियामेंट में आज हम बातें करते हैं बजट के बारे में। ओके, क्या होता है बजट, उसको समझेंगे। बजट बजट एक्चुअल में जो बजट वर्ड है उसको कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन नहीं किया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी आपको बजट शब्द का शब्द देखने को नहीं मिलता है, बजट वर्ड नहीं मिलता है। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है कि एक वर्ड यूज किया जाता है जिसका नाम होता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी वार्षिक वित्तीय विवरण जो होता है आपका, उसके बारे में डिफाइन किया गया। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 1112, यानी आर्टिकल 112 के अनुसार हम बात करते हैं, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 112, ठीक है। आर्टिकल 112 कहता क्या है आपका? आर्टिकल 112 कहता है द कॉन्स्टिट्यूशन रेफर टू द बजट एज एन एनुअल स्टेटमेंट, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन refers to budget as an annual statement. एनुअल स्टेटमेंट, ओके। तो ये क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन में आपका इसको वार्षिक वित्तीय विवरण दर्शाना होता है गवर्नमेंट्स को, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं? बजट कहते हैं। बजट होता क्या है? बजट होता है कि गवर्नमेंट्स के पास जितना भी जो है ना रेवेन्यू रिसिप्ट होता है, राजस्व प्राप्तियां होती हैं, फिर वो अपने जो है ना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यानी जो राजस्व खर्च होते हैं उनको देखा जाता है। माने कि गवर्नमेंट के पास एक वार्षिक वित्तीय विवरण में, यानी एक वर्ष वित्तीय वर्ष में, फाइनेंशियल ईयर में 100 रुपीज का जो है रिसिप्ट है, और उनको क्या खर्च करना है, 100 से कम करना है या ज्यादा करना है। तो ये इकोनॉमी का सब्जेक्ट हो जाएगा थोड़ा। तो 100 रुपये से ज्यादा हम खर्च करते हैं तो घाटे का बजट होता है, 100 से कम करते हैं तो फायदे का बजट होता है, ठीक है। तो ये है बजट। अब हम बजट की आगे बातें करते हैं, ठीक है। तो एवरी फाइनेंशियल ईयर, यानी प्रत्येक वित्तीय वर्ष में राष्ट्रपति क्या है, बजट को सदन के पटल पर रखवाते हैं। तो एवरी फाइनेंशियल ईयर, प्रत्येक वित्तीय वर्ष में, एवरी फाइनेंशियल ईयर प्रेसिडेंट shall be laid on द बोथ हाउसेज, ठीक है। तो जो दोनों हाउस होते हैं आपके, बोथ हाउसेज मीन्स अपर हाउस एंड लोअर हाउस, राज्यसभा एंड लोकसभा, ठीक है। तो सदन में रखवाया जाता है, सदन में प्रस्तुत किया जाता है आपका, दोनों हाउस में आपका जो बजट होता है, और राष्ट्रपति इसको संसद के समक्ष रखवाता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बातें करते हैं तो नो डिमांड फॉर ए ग्रांट shall be made except on the recommendation ऑफ द प्रेसिडेंट, यानी कोई भी ग्रांट प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन के बिना ग्रांट नहीं की जा सकती है। प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति की संस्तुति के बिना, यानी राष्ट्रपति की रिकमेंडेशन के बिना, ठीक है, ग्रांट नहीं दी जा सकती। तो ये माना जाता है बजट में, ठीक है। तो ये बजट होता है। बजट को आपको ध्यान रखना, आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बजट का जो अर्थ है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन में कहां से आता है, कहां से ग्रांट होता है। तो तब आपने आंसर देना आर्टिकल 112 से,
आपको बजट का विवरण मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, अब आते हैं हमारे पार्लियामेंट्री कमिटी। ठीक है, क्या आती है हमारी पार्लियामेंट्री कमिटी, इसको मिटा देते हैं। अब ये पार्लियामेंट का लगभग लगभग आपका पूरा कवर हो चुका है। अब थोड़ा सा हम पार्लियामेंट्री जो कमिटीज हैं उनके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। थोड़ा पार्लियामेंट्री जो कमिटीज होती हैं पार्लियामेंट के अंदर, संसदीय समितियां जिनको हम बोलते हैं, उनको थोड़ा डिस्कस कर ले। ठीक है, वी विल डिस्कस ए लिटिल अबाउट द पार्लियामेंट्री कमिटीज इन द चैप्टर ऑफ पार्लियामेंट ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ओके, तो नेक्स्ट हमारा स्टार्ट होता है पार्लियामेंट्री कमिटीज। संसदीय समितियां, ओके। अब जो आपकी संसदीय समितियां होती हैं, इनका मुख्य कार्य क्या होता है? इनका मुख्य कार्य जो है ना, आकलन करना होता है, अलग अलग जगह काम करना होता है। ठीक है, इसमें जो है ना कुछ मेंबर्स होते हैं, मेंबर्स बैठ के गवर्नमेंट्स के जो एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स होते हैं, ठीक है, उनको क्या करते हैं, ये ऑडिटिंग करते हैं उनकी, ठीक है, उनकी जांच करते हैं। ये कार्य होता है आपका पार्लियामेंट्री कमिटीज का। तो डिफरेंट टाइप ऑफ पार्लियामेंट कमिटीज होती हैं। वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ पार्लियामेंट्री कमिटीज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। फर्स्ट इज पब्लिक अकाउंट कमेटी। फर्स्ट इज पब्लिक अकाउंट कमेटी। मीन्स लोक लेखा समिति। लोक लेखा, देखिए ऐसा नहीं है कि लोक लेखा समिति पब्लिक अकाउंट कमेटी का जो इवोल्यूशन हुआ है आफ्टर द इंडिपेंडेंस हुआ है। इंडिपेंडेंस जब हम ब्रिटिश रूल थे, ब्रिटिश रूल में रहते थे, तब भी जो हमारे पास जो है पब्लिक अकाउंट कमेटी थी जो जांच करती थी गवर्नमेंट्स की। तो इसकी अगर हम फॉर्मेशन की बात करें, एस्टेब्लिश हुई थी कब? 1921 में। ठीक है, तो एस्टेब्लिश इन 1921, 1921 में ये फॉर्म हुई थी। फिर हुआ क्या कि आफ्टर द इंडिपेंडेंस यानी पोस्ट इंडिपेंडेंट, ठीक है, इसको फिर से रीऑर्गेनाइज किया गया। और इसमें क्या क्या किया, जो आपकी पब्लिक अकाउंट कमेटी है, जिसको हम शॉर्ट में पीएसी बोलते हैं, पीएसी पब्लिक अकाउंट कमेटी। ठीक है, इसमें ना टोटल जो मेंबर्स थे, टोटल मेंबर वो 22 थे, सॉरी हैं, टोटल मेंबर नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं? 22। 22 सदस्य की एक समिति है आपकी। कुछ सदस्य इसमें लिए जाते हैं आपके लोकसभा से और कुछ सदस्य लिए जाते हैं राज्यसभा से। अगर हम लोकसभा सदस्य की बात करें तो इसमें 15 सदस्य कहां से लिए जाते हैं? लोकसभा से, और 7 सदस्य राज्यसभा से लिए जाते हैं। एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि पब्लिक अकाउंट कमेटी में मोस्टली पूछा जाता है राज्यसभा से कितने सदस्य लिए जाते हैं, तब आपने आंसर देना है 7 सदस्य। टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स कितने होते हैं? 22, ये आपने ध्यान रखना है। और ध्यान रहे, कोई भी मंत्री यानी कोई भी सरकारी व्यक्ति जो सरकार का मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, इसका सदस्य या अध्यक्ष नहीं बन सकता है। तो ठीक है, तो एनी मिनिस्टर कैन नॉट बी, any minister cannot be elected in public account committee। कोई भी मंत्री जो है पब्लिक अकाउंट कमेटी में सदस्य नहीं बन सकता। ठीक है, तो जो मिनिस्टर नहीं बन सकता, ऐसा नहीं है कि रूलिंग पार्टी का नहीं बन सकता है। रूलिंग पार्टी का कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन सकता है, ऑपोजिशन का भी बन सकता है। ठीक है, लेकिन वो एक एज ए मिनिस्टर वर्क उसका नहीं होना चाहिए, वो एज ए मिनिस्टर एक्ट नहीं करना चाहिए, ये इसमें कंडीशन है। नेक्स्ट है आपका, अगर हम इसके इनके टर्म्स की बात करें, टर्म्स जो होती है इनका कार्यकाल कितना होता है, तो इसके जो मेंबर्स हैं वो 1 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। तो मेंबर्स पीरियड इज 1 ईयर ओनली। ठीक है, तो इसके जो मेंबर हैं वो केवल 1 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, ये आपने ध्यान रखना। कमेटी होती है, कमेटी के कुछ 22 सदस्य हैं और उनमें से एक जो है चेयरपर्सन जो हेड करेगा कमेटी को, वो भी चुना जाता है। और उसको चुनता कौन है? ठीक है, तो उसकी अगर हम बात करें
द चेयरमैन ऑफ द कमेटी इज अपॉइंटेड फ्रॉम अमंग्स इट्स मेंबर, यानी इन्हीं में से चुना जाएगा। द चेयरमैन ऑफ दिस कमेटी इलेक्टेड अमंग्स्ट इट्स मेंबर, इन्हीं में से चुना जाएगा। ठीक है, लेकिन चुनेगा कौन? क्या स्वयं वो लोग चुन के एक मेंबर देंगे? नहीं, इसको चुनने का जो राइट होता है या अपॉइंट करने का होता है, वो चेयरमैन जो अपॉइंट होता है वो होता है किसके द्वारा? स्पीकर के द्वारा। तो बाय द स्पीकर ऑफ द लोकसभा, यानी लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा इसका चुनाव होगा। स्पीकर ऑफ द लोकसभा, ये आपने ध्यान रखना। ठीक है, जो आपका अपर हाउस होता है, अपर हाउस के जो स्पीकर होते हैं, लोकसभा अध्यक्ष होते हैं, उसके द्वारा पब्लिक अकाउंट कमेटी का अध्यक्ष चुना जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ये कमेटी करती क्या है। पीएससी का वर्क क्या है? वर्क ऑफ पीएससी, वर्क ऑफ पब्लिक अकाउंट कमेटी, यानी लोक लेखा समिति के का कार्य क्या होता है? लोक लेखा समिति का कार्य, चलिए कार्य की बात कर लेते हैं। तो गवर्नमेंट के जो अप्रोप्रिएशन अकाउंट्स होते हैं और जो फिनेंस अकाउंट होते हैं, उनको जो है ये जांच करते हैं। ठीक है, उनका ऑडिट करते हैं और उन्हें एग्जामिन करते हैं। तो लिख देते हैं वर्क क्या है इनका? टू एग्जामिन द एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जिनको हम विनियोग खाते कहते हैं, एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड फाइनेंस अकाउंट, एंड फाइनेंस अकाउंट अकाउंट ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट, यानी जो आपकी संघीय सरकार होती है, केंद्र सरकार जिसको हम बोलते हैं, उसके विनियोग खाते और वित्त खातों की को एग्जामिन करते हैं लोग, उनकी जांच करते हैं। ठीक है, यूनियन गवर्नमेंट, ये आपने देखा। तो ये है आपका पब्लिक अकाउंट कमेटी। ठीक है, इस कहीं से एक नए दिन एक नए क्वेश्चन बन जाता है आपका। ठीक है, तो आपने ध्यान रखना है जो लोक लेखा समिति है उसमें 15 सदस्य आपके लिए जाते हैं लोकसभा से और 7 सदस्य राज्यसभा से लिए जाते हैं। कोई भी मंत्री इसका सदस्य निर्वाचित नहीं हो सकता। टर्म्स की बात करें तो 1 ईयर ऑफ टर्म्स होता है इसका। ठीक है, यही अगर हम बात करें, इसका चेयरमैन जो है वो स्पीकर द्वारा चुना जाता है और काम क्या होता है? विनियोग खातों और वित्त खातों की जांच करना इसका काम होता है। चलिए आगे चलते हैं। आगे अब आती है आपकी एस्टिमेट कमेटी। काफी बार क्वेश्चन आता है एस्टिमेट कमेटी के ऊपर, इसको भी हम पढ़ लेते हैं। एस्टिमेट कमेटी है क्या? सेकंड है आपका एस्टिमेट कमेटी। जिसको हम प्राक्कलन समिति कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राक्कलन समिति। ओके, एस्टिमेट कमेटी, प्राक्कलन समिति। अगर हम प्राक्कलन समिति की बात करें तो ये भी आपकी फॉर्म हुई थी 21 में, तो एस्टेब्लिश इन 21। ठीक है, लेकिन अगर आज इसकी ये रिफॉर्म जब हुई, दोबारा जब फॉर्म हुई, तो वो हुई थी 1950 में, 1950 में इसको बनाया गया। ठीक है, तो 1950 में आफ्टर द इंडिपेंडेंस क्या किया गया था? इसको रिफॉर्म या रिकॉन्स्टिट्यूट कहें, रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया था। रिकॉन्स्टिट्यूट इन 1950। ओके, अगर हम बात करें इसके सभी जो मेंबर्स हैं, जितने भी इसमें मेंबर्स होते हैं, टोटल 30 मेंबर्स होते हैं, वो कहां से चुने जाते हैं?
वो आपके लोकसभा से लिए जाते हैं एस्टिमेट कमेटी। तो टोटल मेंबर्स कितने होते हैं इसमें? 30। टोटल मेंबर्स 30। टोटल मेंबर्स जो है 30 होते हैं। आर इलेक्टेड इन आर इलेक्टेड इन इलेक्टेड बाय लोकसभा। और इसका भी टाइम पीरियड 1 वर्ष होता है, एवरी ईयर, प्रत्येक वर्ष में ही चुने जाते हैं, ये आपने ध्यान रखना है। तो प्रत्येक वर्ष 30 सदस्य प्राक्कलन समिति के लिए आपके लोकसभा से चुने जाते हैं। सभी सदस्य कहां से होते हैं? लोकसभा से। एग्जामिनेशन में आपके पूछा जा सकता है एग्जाम में, ठीक है। आगे अगर हम बात करते हैं, इसका भी कोई भी मंत्री जो है इस समिति का मेंबर नहीं बन सकता है। तो एनी मिनिस्टर कैन नॉट बी इलेक्टेड इन द एस्टिमेट कमेटी। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए मेंबर कैन नॉट बी इलेक्टेड एज ए मेंबर ऑफ दिस कमेटी, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है। तो इस समिति का कोई भी सदस्य, मंत्री कोई भी सदस्य नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। किसी भी मंत्री को इसका मेंबर नहीं बनाया जा सकता है, तो ये आपने ध्यान रखना है। आगे अगर हम बात करते हैं इसमें, ठीक है, अगर हम बात करें चेयरमैन, तो देखिए मंत्री नहीं बनाया जा सकता है, लेकिन रूलिंग पार्टी का हो सकता है। तो रूलिंग पार्टी का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कोई भी हो सकता है। सभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ द रूलिंग पार्टी कैन नॉट बी ए मिनिस्टर, मिनिस्टर नहीं हो सकते हैं। तो जो बचे हुए होते हैं, जो मंत्री नहीं होते, उन्हीं में से एक को चेयरमैन नियुक्त किया जाता है। चेयरमैन कौन नियुक्त करता है? तो इसका जो चेयरमैन है वो अपॉइंट किया जाता है स्पीकर के द्वारा, ठीक है। तो द चेयरमैन ऑफ दिस कमेटी, the chairman of this committee appointed by the speaker of the Lok Sabha, appointed by the speaker of the Lok Sabha, from the रूलिंग पार्टी या गवर्नमेंट का ही जो रूलिंग पार्टी होगी, ठीक है। तो रूलिंग पार्टी का सदस्य को ही जो है इसका चेयरमैन बनाया जाता है, ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है। आगे चलते हैं। तो ये थी आपकी एस्टिमेट कमेटी। एस्टिमेट कमेटी में आपने ध्यान रखना है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स 30 होते हैं, आर इलेक्टेड बाय द लोकसभा एवरी ईयर, प्रत्येक वर्ष चुने जाते हैं, सभी लोकसभा से लिए जाते हैं, यह भी आपने ध्यान रखना है। कोई भी मेंबर इसका सदस्य, कोई भी मंत्री इसका सदस्य नहीं बन सकता है। जहां तक चेयरमैन की बात है, तो चेयरमैन इसका जो अपॉइंट होता है वो अपॉइंट होता है रूलिंग पार्टी की तरफ से, और स्पीकर ऑफ द लोकसभा यानी लोकसभा अध्यक्ष इसको नियुक्त करता है। आगे हम चलते हैं, थर्ड आती है आपकी कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, ठीक है। इसको कहेंगे सार्वजनिक उद्यम समिति। पब्लिक अंडरटेकिंग मीन सार्वजनिक उद्यम समिति। जो आपकी सार्वजनिक उद्यम समिति होती है, ठीक है, इसकी हम बात करते हैं। अब सार्वजनिक उद्यम समिति में भी आपके कितने होते हैं? अगर इसकी फॉर्मेशन की बात करें, ये एस्टेब्लिश्ड हुई थी आपकी 1964 में, एस्टेब्लिश्ड इन 1964, ये आपने ध्यान रखना है। 1964 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था। अगर इसमें मेंबर्स की बात करें, जो टोटल मेंबर्स हैं इसमें, उनकी संख्या है 22, ठीक है। जो आपकी कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग है उसमें कितनी है? 22 सदस्य की कमेटी होती है। अगर इसमें बात करते हैं लोकसभा से, लोकसभा से जो मेंबर्स लिए जाते हैं वो 15 लिए जाते हैं, और राज्यसभा से जो मेंबर्स लिए जाते हैं वो आपके 7 लिए जाते हैं, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है। आगे अगर हम बात करते हैं इस कमेटी की, इधर लिख लेते हैं इसको। अभी हम बातें कर रहे हैं कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग यानी सार्वजनिक उद्यम समिति, जो आपकी एस्टेब्लिश की गई थी 1964 में, ओके।
और इसमें मेंबर्स की जो संख्या है टोटल वो 22 है, जिसमें आपके 15 सदस्य लिए जाते हैं लोकसभा से और 7 सदस्य लिए जाते हैं राज्यसभा से। अब जहां तक बात है कि सदस्य कहाँ से लिए जाएंगे, रूलिंग पार्टी से लिए जाएंगे या ऑपोजिशन से लिए जाएंगे, कहाँ से लिए जाएंगे। देखिए इसमें क्या होता है कि इसमें जितने भी हमारे जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं उनसे जो है ना उनके रेशो के हिसाब से प्रोपोर्शनल जो रिप्रेजेंटेशन होता है उसके हिसाब से जो है इसके मेंबर्स लिए जाते हैं। ठीक है, और इसमें सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम यूज किया जाता है। चलिए, जैसे राज्यसभा का मेंबर्स चुनने के लिए किया जाता है। तो अगर हम बात करते हैं इस कमेटी की, अभी हम बात कर रहे हैं कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग की, तो द मेंबर्स इलेक्टेड फ्रॉम ऑल पार्टीज, द मेंबर्स इलेक्टेड फ्रॉम ऑल पार्टीज, यानी सभी पार्टियों से इसके मेंबर निर्वाचित होते हैं। और उसके लिए क्या किया जाता है, प्रिंसिपल यूज किया जाता है, कौन सा, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, ऑल पार्टीज बाय द प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, इसके लिए क्या किया जाता है, कभी कभी जिस पार्टी को एक मेंबर चुनने के लिए कंप्लीट जो है रिप्रेजेंटेशन नहीं है, तो क्या कर सकता है, अपना सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम के आधार पर अपना वोट को ट्रांसफर कर सकता है किसी दूसरे व्यक्ति के लिए। तो इसमें क्या है जो ये यूज होता है, इसमें सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम यूज होता है, यहाँ पर ध्यान रखना है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, ये आपने ध्यान रखना है, ये इसमें यूज किया। ठीक है, इसमें भी वही बात है, कोई भी मिनिस्टर जो है ना इसका सदस्य नहीं बन सकता है। एनी मिनिस्टर कैन नॉट बी इलेक्टेड एज ए मेंबर ऑफ दिस कमेटी, यानी इसका जो है सदस्य नहीं बन सकता है, ये आपने ध्यान रखना है। तो ये थी आपकी पब्लिक अकाउंट कमेटी, सॉरी कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, ये आपने ध्यान रखना है। ठीक है, और इसमें जो है मिनिस्टर कोई भी मंत्री जो है इसका मेंबर्स नहीं बन सकता, ये आपने ध्यान रखना है। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम यूज होता है और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के आधार पर ऑल पार्टी से सदस्य इसमें लिए जाते हैं। टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स की अगर हम बात करें तो वो 22 है। तो ये थी आपकी संसदीय समितियां, 3 संसदीय समितियां जो इंपॉर्टेंट है मैंने बताई थी। इसके अलावा एक स्टैंडिंग कमेटी आती है, उसका इतना कुछ पूछा नहीं जाता है एग्जामिनेशन में। अब हम आगे चलते हैं, आगे हम बात करते हैं। तो ये पार्लियामेंट का जो है हमारा चैप्टर खत्म हो चुका है। अब हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में। अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट आता है हमारा सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय। तो अभी हम सर्वोच्च न्यायालय के फंक्शंस एंड वर्क्स एंड ड्यूटीज, ठीक है, एंड जुरिडिक्शंस, इनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है। चलिए अब हम नया स्टार्ट करते हैं, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट्स ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया भारत का सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय कहें, भारत का सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय।
भारत का सर्वोच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय क्या है, हमारा यूनियन जुडिशरी का हिस्सा है। टॉप जो है जुडिकल ऑफिस माना जाता है सर्वोच्च न्यायालय। गाइस, सर्वोच्च न्यायालय के चैप्टर को हम कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।